अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, आज बहुत सेंसिटिव इशू है जिसको हम आज उठा रहे हैं। दुनिया का छठा बड़ा शहर कराची, और जहां पर जिंदगी तो दुश्वार है ही, लेकिन अब मरना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। आसान नहीं है मरना भी। कराची के कब्रिस्तान गोरखंड माफिया के रहमो करम पर आ चुके हैं। कब्रें मुंह मांगी कीमतों में फरोख्त हो रही हैं। फी कबर 40,000 रुपए फरोख्त होने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि केएमसी इस मामले में खासी मुतहरिक हो चुकी है और सरकारी रेट पर कब्रें फरोख्त न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। केएमसी जिला इंतजामिया और यूसी के मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि शहर के 6 बड़े कब्रिस्तानों को जगह ना होने के बायस सील कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि क्यों शहर खामोशा को नजरअंदाज किया जाता है और क्यों इसको उस तरह नहीं बनाया जाता जैसा कि उसका हक है उसका। हमें ज्वाइन कर लिया है डायरेक्टर कब्रिस्तान केएमसी सरवर आलम साहब ने। उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरवर आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरवर आलम साहब, बहुत नाजुक हसास मामला है कब्रिस्तानों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी के बारे में तो बड़े मसाइल हैं, हम करते रहते हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद जिस जगह हमने जाना है वहां अगर हम देखते हैं, नजर करते हैं शहर खामोशा के हवाले से, तो वो एक बहुत ही जंगल नुमा और बड़ा बेतरतीब और कोई इंतजाम नहीं वहां पे, बड़े अजीब से वहां पे, बड़ा बल्कि वहशतनाक सा एक वहां पे मंजर होता है। तो क्यों, क्या वजह है? या आखिरी मंजिल है, अबदी मंजिल है, वहीं पे सबको जाना है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, क्यों? आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें इनवाइट किया और हमारा मौक़िफ़, केएमसी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि हम इस पे क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखें, जैसा आपने भी अपने बात में कही कि हम नज़रअंदाज है। देखें, बीइंग मुसलमान हमारे सारी ज़िंदगी जद्दोजहद अच्छी खबर के लिए रहती है कि हमारी खुशगवार वो गुजरे वो, लेकिन बदकिस्मती से सबसे बेतरतीब हमारी वही है कि जो बहुत तरतीबवार होनी चाहिए थी। अब वजह यहाँ पर इसके मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैनेज की गई, बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी। जिस तरह शहर फैला है तो कब्रिस्तान के उसमें कब्रिस्तान भी फैल गए, कब्रिस्तान फैल नहीं पाया। अच्छा, हाँ, वो फैल नहीं पाया। हाँ। रुकन सिंध असेंबली एमकेएम शारिक जमाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शारिक जमाल साहब। वालेकुम सलाम। शारिक जमाल साहब, प्रोग्राम के आगाज में ही मैंने ये बात कही कि बड़ा आज का हसास मौजू है। कब्रिस्तानों पे हम बात कर रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं कब्रिस्तानों के, और अगर थोड़ा सा हकीकत पसंदी से देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि वहां पे बाकायदा तौर पे जराइम पेशा अफराद और नशइयों का कब्जा है। देखें, ये सबसे बहुत ज्यादा हसास टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है एज अ मुस्लिम हम सबको मर के इन्हीं कब्रिस्तानों में जाना है, इसी शहर के कब्रिस्तानों में जाना है। अच्छा, ये मैं अपने हल्के की अगर मैं बात करूं तो मैं इस कब्रिस्तान के मामले में बहुत सीरियस हूं, और शायद सरवर आलम साहब जानते हो मुझे। तो बात ये है कि देखिए, मेरे मेरा PS90 मनी मॉडल टाउन का ना। अच्छा, कौन सा कब्रिस्तान आता है इस हल्के में? इसमें एक सौदाबाद का कब्रिस्तान आता है, एक फुकराबाद 2.5 नंबर पे कब्रिस्तान है, अच्छा। एक मीनाबाद के साथ जो बिल्कुल मेरे हल्के के साथ ही लगा हुआ है वो, और एक एयरपोर्ट कब्रिस्तान। एयरपोर्ट कब्रिस्तान चले मेरे हल्के में नहीं आता, उससे भी एक रोड का फासला है, मगर मैं तो खैर अवलदार, मेरे हल्के की आवाम जितने भी हैं सब मर के तकरीबन उन्हीं कब्रिस्तानों में जाते हैं ना, उनके लवाइकिन उन्हीं जगहों पे जाते हैं। मैं अगर अब सौदाबाद कब्रिस्तान की बात करूं कि आज से 3-4 महीना पहले इस कब्रिस्तान पे एक माफिया का कब्जा था, ठीक है, और सब जानते हैं बेहतर तरीके से, उस माफिया की FIR है, हर चीज है ना। उनसे इस कब्रिस्तान को मैंने बाकायदा लेटर लिख के जान छुड़ा के मैंने केएमसी के हवाले मैंने करवाया। अच्छा। फिर आज मुझे समझ में नहीं आता, आज से 3-4-5 दिन पहले फिर सर्कुलर निकलता है उसी माफिया के नाम पे कि उस मेयर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने उन्हीं के नाम पे दोबारा लेटर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, जब हमने केएमसी के हवाले करा और हमने केएमसी से, वहां पे केएमसी के जो लोग थे जो जॉब करते, उनको उस जगह पे कब्रिस्तान पे, आप यकीन करें 3 महीना 60,000 रुपए में तकसीम हुई है मेरे एरिया में। 3 महीना जब तक वो कब्रिस्तान मेरे कंट्रोल में रहा। आज भी आप जाके देख सकती हैं, उन दीवारों पे चॉकिंग कराई हुई है मैंने। अब क्या मामला है वहाँ पे?
देखिए अब मामला ये है कि माशाल्लाह उसी कब्जा माफिया जो 25,000, 30,000, 40,000 लोगों से लेते थे, कब्रों की बेहुरमती करते थे, उनको वापस नोटिफाई कर दिया उस कब्रिस्तान को देखने के लिए। ये तो बड़ा अहम मामला है। शारिक साहब, सरवर आलम साहब प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। सरवर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मामला शारिक साहब किसी हद तक सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि जैसे माफिया चल रहा है मामला, तो बहुत सारी डायनामिक्स घूमती है चीज़ों की, लेकिन बहरहाल हमने रजिस्टर्ड तो किया है उसको, लेकिन कोई चीज़ मतलब हतमी नहीं होती ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जिस तरह शारिक साहब ने एफर्ट्स किया है और इन्होंने कोशिश की है करने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी कोशिश को जारी रखेंगे और ताकि एक अच्छी मिसाल कायम हो सके। देखें, ये सब असल में बहुत सारी बुराइयां हैं जिसको हम ओन नहीं कर पाते हैं। कंप्लेन तो हम कर देते हैं लेकिन हम उसको ओन नहीं करते हैं। लेकिन वन मैन शो तो नहीं होता ना, वो अपनी हद तक कितना करेंगे? ऑब्वियसली इदारों को बिल्कुल कोई साथ देना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लेन आप तक आती है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? कोई कंप्लेन नंबर या कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह है आपके? जी, हम केएमसी ने भी 1993 लॉन्च किया हुआ है, उसमें अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और उस पर हम एक्शन भी लेते हैं। अभी हमारे पास रोज की बुनियाद पर उस पर कंप्लेन भी आती है, जिस पे हम एक्शन भी ले रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं उस पर। जैसा मैं कह रहा था कि इस मसले का हल जो है ना, जो इलाके के लोगों को उनको इन्वॉल्व होना, जैसे शारिक साहब अगर इन्वॉल्व हुए तो इसी तरह हर कब्रिस्तान के अलग अलग डायनेमिक्स है। अच्छा। तो उसमें आपको इलाके के लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे हमारे पास केएमसी में बायलॉज में प्रोविजन है कि मोहल्ला कमेटी, यूसीस कमेटी, टाउन कमेटी, ये सारे प्रोविजन मौजूद हैं। ठीक है। हम कंप्लेन तो कर देते हैं लेकिन हम जिम्मेदारी एहसास नहीं करते, हम जिम्मेदारी टेक ओवर करने की बात नहीं करते। हम जब लोगों से कहते हैं आप आइए आगे, अपनी कमेटी बनाइए, अपने मोहल्ले की कमेटी बनाइए, उसमें बैठे आप, किसी के पास वक्त ही नहीं होता। बस अब कंप्लेन करने के लिए वक्त सबके पास है, लेकिन ओन करने के लिए किसी का वक्त नहीं होता है। बिल्कुल। तो अब शारिक साहब ने एक इनिशिएट लिया है, अच्छा लिया, कम से कम मैं अपनी जात से अप्रिशिएट करता हूँ इनको जरूर, कि मतलब हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। और एक बीइंग ए प्रोविंशियल असेंबली मेंबर, इन्होंने जो कदम उठाया है, इसी तरह सबको मिलजुल करके कदम उठाना चाहिए ताकि हम किसी भी शक्ल में हम आवाम को रिलीफ दे सकें। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी शक्ल में हम आवाम को रिलीफ दें। सरवर साहब, ये बताएं कि माफियाज के रहमो करम पे शहर खामोशा क्यों है? क्या वजह है? आपका क्यों नहीं वहां पे रेड क्यों नहीं है या होल्ड क्यों नहीं? देखिए, जिस तरह से शहर में आपने बहुत सारी माफियाज का नाम सुना होगा, टैंकर माफिया, मतलब हर तरह की माफिया मौजूद है हमारे पास ना, कब्जा माफिया, हर तरह की माफिया मौजूद है, माफिया। तो इसी तरह से कब्रिस्तान भी एक माफिया बन गई। असल में सारा गेम पैसों का है। यहाँ पर जो भी आता है वो परेशान होकर के आता है, बेशक। अब वो चक्कर में होता है कि मुझे जल्द से जल्द को अच्छी जगह कबर के मिल जाए, लेकिन उसमें माफिया को मजबूत करने में हमारा किरदार बहुत बड़ा है उसमें। अब होता ही है कि जैसे मैं अपने किसी लवाहिकीन के इंतकाली की कबर के लिए गया, अब मैं जाके उससे डिस्कस करता हूँ कि भाई मुझे कबर चाहिए, वो कहता है कि हाँ कबर मिल जाएगी आपको, 20,000 रुपए की होगी। अच्छा, फिर हम अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि भाई मेरे अब्बा की कबर वहाँ है, अगर वहाँ पर कहीं मिल जाए तो वो देख लो, बोलता हाँ मिल जाएगी आपको, वो 40,000 रुपए की होगी आपकी। फिर मैं उससे ख्वाहिश जाएगी यार को सड़क के करीब मिल जाए हमें, तो वो फिर 60,000 रुपए पे आ जाता है मामला। तो बात यह है कि हम जब तक कि अपनी थोड़ी ख्वाहिश को हम कम नहीं करेंगे इन चीजों को, तो माफिया के गिर्द हम चुंगल में फंसते रहेंगे। मतलब वहां भी सोसाइटीज हैं, एक एलीट क्लास है, एक दूसरी सोसाइटी है सड़क के किनारे, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, सोसाइटीज तो नहीं है, मतलब ये पैसा और अप्रोच, ये दोनों डायनामिक्स मौजूद है। मतलब जितना ज्यादा पैसा होगा तो आप उतनी ज्यादा जमीन अपनी पसंद की वहां पे ले सकते हैं, ऐसा है? मतलब जैसा गोरखा को पैसा देंगे, इजाफा करते रहेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसों के चक्कर में अपनी आपको ब्लैकमेल करेगा और फिर आपकी मनपसंद जगह फिर वो देता है। तो अब बेचारा जो अब जिनकी रसाई हम तक है उसको तो हम क्लेम कर लेते हैं, लेकिन एक कॉमन आदमी जिसकी रसाई नहीं है बेचारे किसी तक, वो बेचारा क्या करेगा? शारिक जमाल साहब से बात करते हैं। शारिक जमाल साहब, आप रुकन सिंध असेंबली हैं, आपने कभी ये इस बारे में उठाया कोई सवाल कि अब ये जो अच्छी जगह और बुरी जगह और सड़क के किनारे और शिमाल मशरिक की तरफ हवा के रास्ते में, मतलब इस टाइप के जो डिमांड्स होती हैं ये क्यों होती हैं? अगर पूरा कब्रिस्तान एक
प्लान के तहत बनाया जाता, एक तरीके से, एक तरतीब से बनाया जाता, तो हर कब्र का माहौल ही इर्द गिर्द उसके खूबसूरत होता और अच्छा होता। किसी को ये जरूरत ही नहीं होती कि साफ जगह चाहिए, ऊंची जगह चाहिए, सड़क के किनारे चाहिए या दूसरी तरफ चाहिए। ऐसा कभी कुछ हुआ है? कोई ऐसा कानून? देखें, बिल्कुल ऐसा कानून है। अभी देखें, हमसे तो मुसलसल शायद आपके मीडिया के जो दोस्त हैं वो बताएंगे कि हमने तो यहाँ पे नए कब्रिस्तान की डिमांड करी है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि कोई जमीन दीजिए। देखिए, हम सबको पता है कि अब कब्रिस्तानों में जगह बाकी नहीं रही। जितने कब्रिस्तान थे सालों पुराने हैं वो भर चुके हैं, ठीक है। और जहाँ तक सरवर भाई जो बात कर रहे हैं कि कॉर्नर का प्लॉट हो, ये हो, वो हो, वो काफी हद तक सही है कि लवाइकिंग करते हैं। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा सिर्फ एक सवाल है इनसे ना कि जब मैंने अपने एरिया में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पे तो ये कहता हूं कि ये जो आज कब्रिस्तान का मामला मेयर साहब ने उठाया है या 14,300 रुपए फीस है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एमजीएम का एमपी जो है ना, ये इसने सबसे पहले अपने इलाकों में इन कब्रिस्तान का मामला शुरू करा। देखिए, बात ये है कि ये मेयर साहब जो भी फैसले कर रहे हैं, सरवर भाई बैठे हैं, डायरेक्टर ग्रेव यार्ड है ये केएमसी के, मैं इनको ये कहता हूँ कि ठीक है, आप जिन जिन इलाकों में जो एमपीए हैं, चाहे वो एमजीएम से ताल्लुक रखते हो, पीपल्स पार्टी के भी इस कराची में एमपीए बैठे हुए, ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी एमपीए बैठे हुए ना, आप उन नुमाइंदों से कांटेक्ट में लो ना, आप उन नुमाइंदों को कांटेक्ट में लो और उनको बोलो कि किस किरदार वाले आदमी को यहाँ गोरकन लगाना है केएमसी ना, फिर हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। मैंने भी 3 महीने सौदाबाद कब्रिस्तान में 7,000 रुपए में कब्र बेची है इन गोरकनों ने केएमसी के। वो 7,000 में कैसे बिक गई, ठीक है। उसने 14,000 रुपए क्यों नहीं ले लिए, उसने 25,000 रुपए क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि वो मेरे अंडर थे, मैं उन पे नजर रखा हुआ था। मैंने उनको बोला था कि ठीक है, तुम लोग को यहाँ पे हम करवाते हैं और 7,000 से ऊपर किसी लोगों को तंग नहीं करना। 1 रुपए की भी शिकायत आई तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बात ये है कि हमें रिलेट हो रास्ते में। मैं तो पहले दिन से इन कब्रिस्तान की माफिया से अपने इलाके में लड़ रहा हूँ कि यार मुझे पता है ये लोग, इनको पानी कुछ तो हम दे नहीं रहे, कुछ ये गवर्नमेंट को दे नहीं रही, कम से कम मरने के बाद तो सुकून से वो चले जाए ना। गरीब लोग हैं, मेरे दफ्तर में आके इन 7,000 रुपए भी मांगते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं है तदफीन करने के लिए हमारे प्यारे की। तो ये सब उनको सबको खुदा का खौफ करना चाहिए, ठीक है। हम नुमाइंदों को लें। सरवर भाई ने बोला मैं हाजिर हूँ, कोई मोहल्ला खड़ा हो नहीं हो, इलाका खड़ा ना हो नहीं हो, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे एमक्यूएम का एक कारकुन खड़ा हुआ है, मैं अपनी कब्रिस्तान की हिफाजत करूंगा। मगर इन चोरों को तो वो नहीं देना, इनके नाम पे तो लेटर नहीं निकाले जिनसे हमने कब्रिस्तान की जान छुड़ाई, जो कब्रों की बेहरमती करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताएं, ये सब कब्रिस्तान जितने भी हैं, इन किसी में कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जिसमें जगह हो तदफीन की ना, ठीक है। ऑलरेडी जब आप 14,000 फीस रख रहे हैं, जितनी भी रख रहे हैं, ठीक है, आप उन कब्रों की तो ऑलरेडी 3-3, 4-4 दफा फीस ले चुके हैं उनसे उस जमीन की। अगर वो अपने वर्षा की कब्र में, अपने बाप की कब्र में अपनी माँ को वो दफना रहा है, तो उससे किस चीज की उस जमीन का पैसा ले रहे हो भाई? आप ले चुके हो ऑलरेडी। वो आप खर्चा लो, जो केएमसी की फीस है वो लो ना, 7,000 रुपए। मैंने तो ये चीज करवाई थी। आप कोई नया कब्रिस्तान बनवा लो, कोई नया कब्रिस्तान सिंध गवर्नमेंट बना दे, उस पे आप लो नई कब्र का पैसा। अभी आप पैसा नई कब्र का ले रहे हो जी। मैं तो 14,300 के भी खिलाफ हूँ ना। बात ये है कि आप इसी रवायती से 10 दफा पैसा ले चुके हो, फिर उससे नई कब्र का पैसा क्यों ले रहे हो? जमीन को आप नई थोड़ी दे रहे हो, वो तो अपनी वालदा की कब्र में अपने बाप को दफना रहा है। ठीक है, शारिक जमाल साहब ने बहुत अहम सवाल उठा दिया है। सरवर साहब, इसका जरूर जवाब दीजिए। एक शख्स जो कि एक दफा कब्र के पैसे दे चुका होता है, अब अगर वो चाहता है कि उसके ही कोई और रिश्तेदार उसी कब्र में उनकी तदफीन हो, तो फिर वो दोबारा क्यों पैसे दे? देखिए, एक्चुअली ये उस जगह के पैसे नहीं होते हैं ना, जगह तो सरकार की है जो दे चुका होता है। ये सिर्फ तदफीन के खर्चात की मद में होते हैं पैसे। जो 14,300 रुपए हैं वो तदफीन के खर्चात की मद में होते हैं। अगरचे कब्र पक्की बन रही है तो उसमें तकरीबन 90 के करीब ब्लॉक लगता है, बजरी, सीमेंट, स्लैब सब लगता है, उसमें मजदूरी भी आती है, सब कुछ आता है। तो उस बिहाफ पे ये 14,300 रुपए जो मुकर्रर किए गए थे। लेकिन शारिक भाई का अपना कहना सही है कि मतलब जो कब्र पक्की नहीं हो रही है तो उसमें 14,300 रुपए। देखें, अभी तो 14,000 अच्छी कब्रें रखते हैं, हाँ, तो वो भी, लेकिन वो तो यही कहा तो यही जाता है कि जमीन कब्र की कीमत है, जमीन की कीमत नहीं है। जमीन की कोई कीमत नहीं है। जमीन की कीमत सरकार कैसे लेगी मरने पे? वो तो सिर्फ 300 रुपए जो केएमसी के पास देखें जो आते हैं पैसे, वो सिर्फ 300 रुपए चालान की मद में आते हैं खाली। अच्छा, बकाया सब वो तदफीन के खराजात गोरकन के पास होते हैं जो वहां पर देख रहा होता है ये। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि मतलब अगर 14,300 रुपए भी हम इम्पोज कर लें, आप यकीन करें मैं खुश होऊंगा मैं, अगर 14,300 भी आवाम से लिए जा रहे हैं
अगर 14,300 वाकई लिए जा रहे हैं, वरना यहाँ तो जो हाल है बस जो जैसा कट जाए, जो जैसा हो जाए, तो वो सूरत हाल है यहाँ पर। तो मैं तो कह रहा हूँ अगर बाखुशी अगर 14,300 भी जान छुटती है अवाम की तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, और इस पे हम जो कमी कर सकते हैं, कम से कम काम मुकम्मल हो, ये आपका कहने का। 14,000 देखें, एक अफोर्डेबल प्राइस भी है, उसमें सबका मसला भी हल हो जाता है, प्रॉब्लम भी नहीं आ रहे हैं, नई कब्रें बन जाती हैं, इसमें मेंटेन भी हो जाती है चीजें। अच्छा, तो इससे मेरा मकसद ये है कि अगर 14,300 वाकई जान छोड़ ली है अवाम की तो बहुत अच्छी बात है। चले ठीक है। सरवर आलम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जबकि शारिक जमाल साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। शारिक जमाल साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और सरवर आलम साहब डायरेक्टर कब्रिस्तान के एमसी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि शारिक जमाल साहब रुकन सिंध असेंबली MKM है और वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया था जिसका जवाब सरवर आलम साहब ने दे दिया। शारिक साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगी। शारिक साहब, आपने कहा कि आपने सऊदाबाद के कब्रिस्तान या और जितने भी आपके अंडर में कब्रिस्तान आए थे उनको बहुत अच्छे से आपने टेक ओवर किया सारी चीज़ों को। मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर लवाहिकीन को कुछ सहूलियात भी मुहैया कर पाए? वहाँ पर जो लाइट्स का ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इशू होता है, रात में जो तदफीन होती है वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, तो जो लवाहिकीन होते हैं वो बेचारे एक अलग ही अजियत का शिकार हो जाते हैं, या वहाँ पर जो सफाई का इंतज़ाम होता है वो बड़ा नाकिस है। तो इस बारे में कुछ वहाँ पे काम हुआ? देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सऊदाबाद कब्रिस्तान में और जो जितने भी मेरे अंडर में आते हैं, शायद मेरे हल्के से जो बाहर भी हैं, हमने उधर लाइटें लगाई थी। इधर जैसा आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में खुद कहा कि हीरोइनची ये हमारे हीरोइनची भाई है ना, ये छोड़ते नहीं है, ना लाइटें छोड़ते ना तार छोड़ते हैं। तो अब इंशाल्लाह सऊदाबाद कब्रिस्तान का हमारा प्रोग्राम है और हम करने जा रहे थे, मगर वो जिनके हाथ में ये कब्रिस्तान दोबारा आ गया है, तो इंशाल्लाह मैं इससे खुद लेटर लिखूंगा मेयर साहब को कि भाई अब कसम कब्रिस्तान का क्या मामला है, अब कब्रिस्तान में भी ना सियासी मुदाखलत हो गई है, ठीक है, सिफारिशें आती हैं। अब भाई जब कब्रिस्तान में जब इतनी ईमानदारी से बात हो रही है कि 14,300 या 7,000 जो भी हमने करवाए थे, तो भाई क्या इंटरेस्ट है ऐसा कब्रिस्तान में कि जिसके लिए बड़ी बड़ी जगहों से सिफारिश आती है। ये शायद शर्मा साहब भी इस चीज का वो करें कि भाई इसको इस कब्रिस्तान का दे दो ठेका, ये देखिएगा कब्रिस्तान। क्यों भाई, कब्रिस्तान में ऐसी क्या कमाई है मुझे बताओ ना। यही तो चीज है कि अगर आज 14,300 रुपए मेयर साहब ने करे हैं, मैं भी चले इस चीज पे बर्दाश्त कर लूंगा कि चलो 14,300, मगर मुझे पता है ना ये 14,300 नहीं लिए जाएंगे, वही ब्लैकमेलिंग होगी, वही होगा, 25,000 30,000 40,000 मांगेंगे। तो बात ये है कि जब तक इस पे ये सिर्फ एक दिन का एक्शन नहीं होना चाहिए, इस पे आप रोजाना की बुनियादों पे कब्रिस्तान का विजिट करें, टीम बनाएं, लोगों से पूछें, लोगों से शिकायत पूछें, रोजाना की एंट्री चेक करें कि कितनी कब्रें आई हैं, उनके कांटेक्ट नंबर होंगे, उन लवाहिकीन से ये राब्ता करें कि भाई आज आपने इस कब्रिस्तान में तदफीन करी है, आपसे कितने पैसे लिए गए, ठीक है, फिर जाके ये मामला सही होगा। ऐसे नहीं होगा। इन कब्रिस्तानों के ऊपर भी अल्लाह माफ करे सियासी मुदाखलत है। अब बात ये कि जहां तक लाइटों की बात है, हमने लगाई थी, अब हमने इंशाल्लाह प्लान बनाया है कि एक थोड़ा बुलंदोबाला पोल लगाएंगे कब्रिस्तान के बीच में और उसकी तार जो है इतनी हाइट से लेके आएंगे कि दोबारा वो चोरी ना हो, ठीक है। तो ये अच्छा, ये सब काम इनके हैं, ये मेरे काम नहीं है, KMC के काम है ना, जो कब्रिस्तान में लाइटिंग और वो। तो ये सारा माहौल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हल्के में मैंने इस चीज पे एक्शन लिया। मुझे ना सोशल मीडिया का हीरो बनना है, ये चीज तो शायद मैंने अपने प्रोफाइल से अपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं डाली कि मैंने कब्रिस्तान पे ये एक्शन लिया। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। आप यकीन करें, मेरे इलाके में ऐसे एरिया भी जहाँ 35 साल से पानी नहीं आता, अगर उधर मैंने पानी की लाइन डाली और पानी पहुंचाया ना, उन्होंने शायद इतना शुक्रिया अदा नहीं किया होगा मेरा जितना कब्रिस्तान के मामले में। जब मैंने 7,000 रुपए कब्र का रेट अनाउंस किया था तो लोग हार फूल लेके, ये गरीब लोग मेरे पास आए थे, मुझ पे फूल फेंक रहे थे कि तुम्हें फूलों से तोलेंगे कि आपने कब्रिस्तान की कीमत 7,000 रुपए करा दी। देखिए ये तो बड़ी ये हाल है, ठीक है, ये लोगों की मोहब्बत है, मतलब वो अपना जो उनका हक है वो भी अगर उन्हें मिल जाता है
तो वो उस पे भी हार पहनाते हैं, फूल फेंकते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़े, क्योंकि उन्हें उनकी कोई चीज मिलती ही तो नहीं है वो जिंदगी में या मरने के बाद, तो ऑब्वियसली वो इस चीज पे बहुत होते हैं। मैं शारिक साहब का एक दो जो पॉइंट रेस किया, मैं कर दूं। जिस तरह शारिक साहब ने फरमाया कि 14,300 मुर्तजा वहाब साहब ने किया, तो मुर्तजा वहाब साहब ने नहीं किया, ये पहले का हुआ था, ठीक है ना। अभी तो मुर्तजा वहाब साहब के पास जब मुतातिर कंपनियां आती रही तो फिर मतलब और बहुत सीरियस नौयत की होने लगी चीज़ें, तब उन्होंने एक्शन के लिए लेने के लिए टीम को अपने मुकर्रर किया सबको, जिसमें मुर्तज़ा वहाब साहब खुसूसी तौर पे, हमारे डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब, फिर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब अफजल जैदी साहब, हमारे सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज जुल्फ़िकार उबड़ो साहब, इन्होंने मुश्तरका कार्रवाई, फिर जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि आप इस पे कार्रवाई करनी है हमने, और अब कोई गुंजाइश नहीं है बचने की। लेकिन मैं खुसूसी तौर पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी साहब तहा सलीम साहब का, एडीसी 1 जनाब आसिम साहब का, और उनकी दिगर एसी साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सेंट्रल के पुलिस जो है उसका मैं खुसूसी ताउन बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस ड्राइव में बड़ा भरपूर ताउन किया है, और हमने बड़े मुनज़्ज़म तौर पे इसको चलाने की कोशिश की है। हमने 1 तारीख को सकेसन कब्रिस्तान में, वहाँ जब हम आसिम साहब के साथ हमने रेड किया जा करके, वहाँ पर हमने ओवर चार्जिंग पे 2 बंदों को उस वक्त गिरफ्तार करके फायर करा के लॉकअप कराया। फिर अभी 2 दिन पहले फिर दोबारा हमने कार्रवाई की, और फिर ओवर रेटिंग पे जा करके फिर 2 बंदों के फायर कटा के हमने अंदर किया। अच्छा। देखें, बात यह है कि अब हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद करके यहाँ पर मुझे पोस्टिंग की है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे उस काम पे सुरखरू करे और उनके एतमाद को मैं पूरा उतरूँ मैं। और मतलब देखें, आप जब ड्राइव शुरू करते हैं ना नेक नियति से, जब कुछ करना चाहते हैं, मुश्किल ज्यादा आती है, मुश्किलें भी आती हैं और राह भी बहुत हमवार होती हैं। आप यकीन कीजिए, उस मामले में बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, ठीक है, हर तरफ से, अपने अपर क़यादत से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, मतलब हर जगह से, आवाम से बहुत सपोर्ट, बहुत अप्रिशिएशन। अच्छा, आप समझते हैं कि क्या सिर्फ शबरात होती है, शुभरात होती है, या फिर 27वीं की जो शब होती है, सिर्फ इन्हीं मौकों पे वहां पर लाइटिंग या सफाई होनी चाहिए, या पूरा साल वहां पे एक बाग का सा मंजर होना चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक तो खुशी की बात यह है कि आप जब शहर में से ऊपर से देखेंगी, एरियल सर्वे करेंगी, तो सबसे ग्रीनरी जो नजर आएगी वो आपको कब्रिस्तान में नजर आएगी। लेकिन आप जब कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे आप, तो वहां सबसे ज्यादा कचरा आपको नजर आएगा। आपका सवाल बिल्कुल सवाल बिल्कुल वैलिड है कि मुस्तकिल तौर पर सफाई होनी चाहिए, और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम पूरा कर नहीं पाते हैं काम। देखिए, इसमें आवाम का बहुत बड़ा ताउन चाहिए हमें। मैं अब तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके जरिए कि हम जो भी आवाम जाते हैं अपने लवाहिकीन कब्रों पे, उनके पास शॉपर में कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है, कोई फूल, कोई पत्ती, कोई मुख्तलिफ चीजें जो अपने लवाहिकीन कब्रों पे लेके जा रहा होता है। अब वो जाते हैं, कब्र वहां डालते हैं और साथ ही उसी के वहीं पर फेंक देते हैं। अब आप देखें, हजारों लोग रोज जाते हैं कब्रिस्तानों में, ठीक है। अब जैसे शब-ए-बारात के इवेंट आ रहा है, इसमें लाखों लोग जाएंगे और हर के हाथ में 1-2 शॉपर जरूर होगा। अब वो क्या होता है, वहीं डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो कचरा इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो आवाम को चाहिए कम से कम जो हम उनके लवाहिकीन जहां पर हैं वहां पर कचरा ना फेंकें। हाँ, बाहर मौजूद है डस्टबिन, उस पर ला करके वहां फेंक दें कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात। इस तरह से कचरे कमी आएगी बहुत ज्यादा। जब कब्रिस्तान कोई भी अलॉट होती है जमीन कब्रिस्तान के लिए, तो क्या कोई प्लानिंग नहीं होती? देखिए, एक कब्र जो होती है, एक शख्स हद से हद 6 फीट का होगा, 7 फीट का होगा, इससे ज्यादा क्या वो लंबा होगा या क्या मोटा होगा वो, तो कब्र का तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। तो क्या उसकी उस तरह प्लॉटिंग नहीं हो सकती जिस तरह जब हम कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो उसकी एक प्लॉटिंग होती है, कैटेगरी होती है हर प्लॉट की, तो कम से कम एक तरतीब में हो, एक सीध में हो। क्योंकि कब्रिस्तान मैंने आज तक, अभी तक कोई भी कराची में तो ऐसा नहीं देखा कि जिसमें, हाँ वो अलग जो डालमिया पे है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं जो केएमसी के अंडर में आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ कब्रिस्तान की, तो वो तमाम के तमाम इंतहाई गैर मुनज़्ज़म और इंतहाई बेतरतीब है। तो
ये क्यों नहीं, इस तरफ क्यों नहीं कोई लॉ आप? और हाँ, एक और चीज कि तमाम कब्रें जो हैं वो एक ही फॉर्मेट पे हों, कोई कच्ची है, कोई 3 मंजिला बन गई, कोई बहुत चौड़ी बन गई, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? देखें, जैसे आपका सवाल है कि तरतीब वाइज जब कब्रिस्तान जब नए होंगे, जब हम हो भी इस दुनिया में होंगे भी नहीं, उस शहर में जितने भी कब्रिस्तान हैं वो सब कम से कम 100-200 साल पुराने कब्रिस्तान हैं जितने मौजूद हैं। शायद नादिर कोई कब्रिस्तान मज़ाफ़ाती एरिया में नया बन पाया है, वरना सब पुरानी कब्रिस्तान को जिसको वसत दे दी गई उसमें यकीनन तरतीब वाइज बना होगा। लेकिन जिस तरह से प्रेशर आता गया, बढ़ता गया, और फिर लोगों की अपनी ख्वाहिश कि मेरे अब्बा के बराबर में, अम्मा के बराबर में, तो फिर वो चीजें, इसमें भी सख्त लॉ होने चाहिए। हाँ, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप ज्यादा अगर कोई कीमत वसूल कर रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी तरह अगर कोई गलत जगह भी दे रहा है या कोई मिसमैनेजमेंट कर रहा है तो वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई शक नहीं इसमें। जिस तरह से आपने कहा ना कि कब्रिस्तान, आप यकीन करें यहाँ पर चंद कम्युनिटीज कब्रिस्तान है जिन्होंने उसको बहुत अच्छा रखा हुआ है और बड़ा मैनेज है कब्रिस्तान। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है कब्रिस्तानों को। और एक बात आपने और कही थी कि मुनज़्ज़म तरीके से होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट जो आवाम से वो सिर्फ यही है कि वो हमारे साथ ताउन करें। जो गोरकन माफिया जो अपनी कीमत बढ़ाता है अपनी ख्वाहिश के, आपकी ख्वाहिश के जरिए, उसको हम थोड़ा सा बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। खास तौर पे जो वहां पे पौधे लगाए जाते हैं या दरख्त लगाए जाते हैं वो इको फ्रेंडली होने चाहिए, वो एक जैसे ही हो तो बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे नीम का दरख्त बड़ा हम लोग देखते हैं कि एक बात मैं और ऐड करूंगा। जरूर। आपने वो हाउसिंग सोसाइटीज की बात की ना? जी, मैंने हाउसिंग सोसाइटीज की बात की आपने। देखें, इस शहर में कितने बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी है, कितने बड़े बड़े फ्लैट के प्रोजेक्ट हैं, सब मौजूद है यहाँ पर। आप ये बताएं कितने हाउसिंग सोसाइटी में कब्रिस्तान का प्रोविजन मौजूद है? ठीक। वो जिंदगी भर वहां रहता है, जब वो जिंदा होता है तो उससे पैसे भी ले रहे होते हैं, सारी मराद सब ले रहे होते हैं। जब मर जाता है तो बॉडी केएमसी के हवाले। तो हाउसिंग सोसाइटी, ये तो फिर जो ये भी तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो जिस वक्त हाउसिंग सोसाइटी को पास कर रही है, उसके नक्शे को पास कर रही है, तो वो उसमें वो दिखाए कि भाई यहाँ पे कहाँ है, एक इंसान जिंदा है तो जब खत्म होगा तो वो कहाँ जाएगा। देखें, यही रेज हमने अभी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जब ये हाई कोर्ट में थे तो हम एक केस में पेशी हुए थी उनके पास, तो हमने उनसे वही रिक्वेस्ट किया था कि सर ऐसा मसला है, उसको देखे तो वो शहर के डायनेमिक्स को समझते हैं। तो उन्होंने उस वक्त रूलिंग दी थी कि आइंदा जो भी हाउसिंग सोसाइटी का उसको अलॉट किया जाए, पास किया जाए नक्शा, उसमें कब्रिस्तान का प्रोविजन जरूर मौजूद हो। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा, जो अभी इतने इश्यूज जो मुर्तज़ा साहब ने इसको बड़ा सीरियस लिया है, देखिए वो उस शहर के रहने वाले हैं, यहाँ पर उनको मट्टी से मोहब्बत है, उनको यहीं पैदा हुए हैं वो, तो उस हवाले से वो मतलब उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से इस मसले को हम हल किया जा सके। शारिक जमाल साहब, तकरीबन 16 सालों से 17 सालों से सिंध गवर्नमेंट सिंध पे हुकूमत कर रही है, कुछ देर नहीं कर दी इस मसले की तरफ नजर करने में? देर तो अलग बात है, भले देर से आए, अब चलो आ गए हैं तो उस पर अमल भी हो जाए तो वो भी मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अमल कर लें। अच्छा। देखिए, बात सिंपल सी ये, सरवर भाई की तमाम बातों से तो मैं कहता हूँ चले ठीक है, ये सही बोल रहे ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मेरे इलाके सौदाबाद का कब्रिस्तान है, ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिनके ऊपर FIR हैं इस कब्रों के मामले के ऊपर, हर चीजें उनको वापस नोटिफाई किसने करवाया? अच्छा, जिनको हटाया गया था वापस नोटिफाई किस मजबूरी इनके तहत करा कि वो मौजूद है जिसमें मेरा भी नाम लिया जा रहा है। यार ये तो शारिक जमाल जो है, ये तो अजाब बन गया हमारे ऊपर, सौदाबाद कब्रिस्तान तो अजाब बन गया हमारे ऊपर। अच्छा। तो भाई कौन, क्या फायदा है ऐसा ना, किसके कहने पे वो नोटिफाई हुआ है दोबारा? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये 14,300 ये मैं तो उस पर बात ही नहीं, मैं कहता हूँ कि आपने कोई KMC ने ऐसा टोल फ्री नंबर बना दिया है, एक्शन ले लिया, बड़े तारीफ हो रही है कि भाई बड़ा कमाल कर दिया कब्रिस्तान के मामले में, मेयर साहब ने एक्शन लिया। आप कोई ऐसा टोल फ्री नंबर निकालें या कोई ऐसा कंप्लेन सेल निकालें कि जहाँ पे वो आवाम कंप्लेन भी कर सके। सरवर साहब रोजाना तो पूरे कराची के कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे कि कब्रिस्तानों में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
कब्रिस्तान में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा, भाई एक नंबर दे देना। शारिक भाई, इस जगह पे आपने रास्ता करना, अगर आपसे कोई गोरखन ज्यादा पैसा मांग रहा है। शारिक भाई 1339 कंप्लेन लॉन्च किया हुआ है, उसमें बिल्कुल कंप्लेन करें। आज भी मेरे पास 5 कंप्लेन आई है, तो उस पर हमने एक्शन शुरू कर दिया है। 1339 पे कंप्लेन करें, हमारे पास सेकंड डे रिसीव होती है कंप्लेन बिल्कुल। वो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई खड़ा हो नहीं हो, आप मेरे कब्रिस्तान पे के जो रेट है बरामद कराएं, मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ। और आपने कर दिया तो मैं इतना वो रखता हूँ कि मैं आपकी तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा, मैं इतना दर्द रखता हूँ। मगर इस चीज को अमल दरामद कराएं कि गरीबों को मरने के बाद जो है ब्लैकमेल नहीं किया जाए। इंशाल्लाह शारिक भाई, हम सबकी मुश्तरका कोशिशें होंगी, इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है सरवर आलम साहब, खास तौर पे आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जरूर पूछूंगी, अवाम की तरफ से पूछा जाता है, कई वाकयात ऐसे हुए हैं, मैयतों की बेहुरमती की गई है, कई ऐसे नाखुशगवार वाकयात हुए हैं। दूसरी एक और बात कि ये इल्ज़ामात भी लगते हैं कि ये गोरखन जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं डेड बॉडीज़ को चोरी करवाने में, और जो ऑर्गन्स हैं उनके मुंतकली के लिए भी, और प्लस ये कि जादू टोने करने वाले जो लोग होते हैं उनसे भी इनके रवाबित होते हैं, और ये ख़ास तौर पे कुछ अहम जो औकात होते हैं उनमें वहाँ पर ये काम भी हो रहा होता है। तो इन सब के कंट्रोल के लिए बड़े बड़े अहम मौज़ूआत है, बड़ा अहम वो है मामला। तो इन सब के लिए वहाँ पे क्या सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम होता है? एक शख्स अगर अपने किसी प्यारे का वहाँ पे तदफीन करवाता है तो उसके बाद उसके पास क्या श्योरिटी क्या होती है कि उसे इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखें, असल में कब्रिस्तान जो है, कोई शक नहीं है इसमें जराइम पेशा अफराद के, जैसे पहले आपने कहा कि इजी एक्सेस है, मतलब कोई भी कहीं से दाखिल हो सकता है, और मतलब हमारे पास दीवारों की, दूसरों चीज़ों की बहुत सारी कमी है, सिक्योरिटी की कमी है, लाइटिंग की कमी है। तो माजी में तो ये शोबा नजरअंदाज रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल आपसे सेकंड करूंगा कि इस पर तवज्जो नहीं दी गई। आप यकीन करें, आज ही मैं कब्रिस्तान के विजिट पे था, वहाँ पहुँचा हुआ तो एक जानने वाले मिल गए, यार तुम तो ये काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, जिंदगी कुछ कर लो। मैंने बोला हमारी बदकिस्मती यही है कि हम मरने का नहीं सोच रहे, पहले हम पहले जिंदगी का सोच रहे। भाई अब जिंदा है तो मरना भी तो है ना हमें, बिल्कुल। तो हमें मरने के लिए सोचना जरूरी पड़ेगा कि हमें मर के यहाँ आना है और हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है। फिर जब तक ये हमारी सोच नहीं होगी बिल्डअप, हमसे जिंदा रहने का सोचेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। जिस तरह से आपने और कहा कि जादू टोने वाले का मामला है, होते हैं उनके बाकायदा वहाँ पे जो केएमसी के मेजर चल रहा होता है, केएमसी के मेजर ग्रेवयार्ड हैं उसमें ये चीज नहीं मिलती है, लेकिन जो मज़ाफात के कब्रिस्तान हैं जो शहर से थोड़ा सा हट करके ये लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं जाकर के अपने आप को, वहाँ जाके ये लोग करते हैं कि वहाँ बहुत सुकून से इनका मामला होता है। और जिस तरह से आपने कहा कि बाक़ियात निकालते हैं, देखें किसी जमाने में कभी हो रहा होगा ये बाक़ियात का सिलसिला, लेकिन अब ये सिलसिला नहीं होता। अच्छा, क्योंकि अब जो स्केलेटन आते हैं, जो चाइना ने इतना आपको सस्ता कर दिया है कि उसकी उस पर एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब आपको वहाँ ही मार्केट में मिल जाता है वो इजी एक्सेस में। किसी जमाने में होता था, सुनते थे हम भी कि हड्डियां निकाल ली जाती हैं, ये कर ली जाती हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे वाकयात की रिपोर्ट नहीं साहब, यहाँ तो जिंदा लोगों के ऑपरेशन किसी और का होता है, किसी और चीज का, और गुर्दे निकाल लेते हैं। तो मतलब करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो तो फिर एक ऐसी जगह है। शारिक जमाल साहब, आपको कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा? कभी कोई ऐसी शिकायत आई आपके इलाके के या हल्के के किसी कब्रिस्तान से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ना करे दोबारा ऐसी शिकायत आए भी। अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, ये है कि कब्रों के ऊपर कब्र बनी है, क्योंकि आप किसी मैयत को दफन हुए हुए कुछ टाइम नहीं गुजरा और इसी माफिया ने उस पे कब्र दोबारा बेची और वो बेहुरमती हुई है कब्रों की ना। ये अच्छा। तो शिकायत थी जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा एक्शन लिया था और इस माफिया से मैं लड़ा और इनको मैंने इस सौदाबाद कब्रिस्तान से अपने हल्के से इनकी सफाई करवाई। अच्छा। मैं सिर्फ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जाते जाते मैं सरवर भाई को जाती तौर पे जानता हूँ, अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, शायद जो बोल रहे हैं ये करें भी और ये अच्छा करें।
मगर मैं मेयर साहब के लिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि डायरेक्टर ग्रेव यार्ड को किसने मजबूर किया उस माफिया जिनके खिलाफ FIR कटी हुई है कब्रिस्तान के मामले में, उनको नोटिफाई करके ठीक है, बिल्कुल आपका ये सवाल वैलिड है और इसको आगे आला हुकाम तक जाना चाहिए जिनसे आपने सवाल किया है। शारिक जमाल साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि आपके कब्रिस्तानों में या नॉर्मल किसी भी कब्रिस्तान में क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि अगर कोई शख्स 5-10 साल बाद जाता है कहीं, जैसे दूसरे मुल्क में चला गया और वो वापस आता है और फिर वो अपने किसी प्यारे को तलाश करना चाहे, उसकी कब्र को तलाश करना चाहे, तो क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि वो उस तक रीच हो सके उसकी? देखिए, सुनने में तो आता है रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मगर रिकॉर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है कब्र ढूंढने से या कब्र गायब करने से। मैं आपको बताऊं, अभी एक सरोवर भाई बात बोल लेते कि कब्रिस्तान में कचरा होता है, लोग फूल लेके आते हैं, वो थैली फेंक देते हैं। मैं आपको बताऊं, फूल क्यों, बहुत से लोग फूल क्यों लेके आते हैं? सिर्फ वो इसलिए लेके आते हैं कि उसको इन गोरकनों को उस कब्रिस्तान में जो लोग मुसल्लत हैं उनको ये पता कर चले कि भाई आज शबे बारात गुजरी है, सुबह उनका विजिट होता है कि किस कब्र पे फूल पड़े नहीं पड़े। समझो जिस कब्र पे फूल नहीं पड़े वो कब्र है लावारिस और वो अब बिकेगी 40-45 हजार रुपए में। लोग जो फूल डालते हैं ना वो भी इस मजबूरी के तहत डालते हैं। बहुत सारे लोग, किसका क्या अकीदा है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बल्कि मैं खुद भी अपनी मिसाल मैं भी जाके फूल जो डाल के आता हूँ ना 500 रुपए का खरीद के, उस दिन रेट भी फूल के बहुत होते हैं, वो इसलिए डाल के आता हूँ कि अगले दिन गोरकन साहब को पता चले कि ये भाई ये अपने दादा की कब्र पे आता है, ठीक है, फला बंदा अपनी वालिद की कब्र पे आता है। ये फूल सिर्फ निशानी के तौर पे जाया होता है। जिस दिन उसकी कब्र पे एक साल 2 इवेंट पे ईद और शबे बारात, 27वीं शब और ईद, इन 3 में मुसलसल फूल नहीं पड़े ना, तो वो अगले दिन जो है कब्र फारिग हो जाती है। ठीक है, ये फूल सिर्फ एक निशानी है कि इनके वारिस जिंदा है, वो कब्रिस्तान आ रहे हैं, वो पूछ सकते हैं हमसे। तो भाई ये मामलात है, मेंटेन करें और इनके रिकॉर्ड को भी, जिस तरह आज रेवेन्यू बोर्ड जो है कराची की जमीनों को फैसला करा है कि भाई इसको कंप्यूटराइज करेंगे तमाम डेटा को, इस तरह भाई कब्रिस्तानों को भी कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। ठीक है, उधर भी एक जदीद दौर है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा बनाए, क्या पता किसी एक कराची वाले को नौकरी भी मिल जाए कि किसी पढ़े लिखे को जो एंट्री करे कब्रिस्तान में रजिस्टर करे। तो भाई कब्रिस्तानों को भी इनको वो करना चाहिए, ऑनलाइन वो करना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें लोग आसानी से अपने रिकॉर्ड रखें और सब चीज मेंटेन हो। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सजेशन दे दिया उन्होंने कि इसको आपको कंप्यूटराइज करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी, हीट वेव की सूरत में जो मामलात हुए और उसके बाद कोरोना के बाद जो सूरत हाल फेस करनी पड़ी, कफन और कब्रों की कीमतें कहाँ से कहाँ निकल गई थी, तो इस आइंदा आने वाले वक्तों में कुछ इस तरह के अगर सूरत हाल का सामना करना पड़े तो कुछ गलतियों से सीखा है इदारे ने, कुछ इकदाम किए? देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे पास ज़मीन के हुसूल का है कि अभी ज़मीन के हुसूल में जिस तरह पहले कहा मैंने कि इतनी सीरियस कोशिश नहीं की गई, लेकिन अभी लास्ट मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक कोशिश की है, तो जिसमें हमें 55 एकड़ ज़मीन स्पार्को रोड पे मिला है हमें, जिस पे हम इंशाल्लाह जल्द उसको डेवलप करेंगे। लेकिन 55 एकड़ मसले का हल नहीं है, जदीद बुनियादों पे डेवलप करेंगे उसको। नहीं, वो जदीद बुनियाद तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो हमें जमीन का नई कब्रिस्तान बनाने की जरूरत है कि जब तक कि नई कब्रिस्तान बनाएंगे नहीं, हम पुराने कब्रिस्तान बंद नहीं करेंगे, तो ये सारे वाकयात चलते रहेंगे। ये जब और अवाम को भी देखें, हमारे पास 1-2 कब्रिस्तान है जो मतलब शहर से हट करके हैं, नॉर्दर्न बाईपास पे है, मवाजकोट की तरफ है, अवाम वहां जाना नहीं चाहती है, अवाम चाहती है अपने घर के करीब हो। तो ये मसला भी हमारे साथ दरपेश है कि जिसमें मसाइल का सामना रहता है। बहुत शुक्रिया सरवर आलम साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। शारिक जमाल साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हर वो शख्स जो इस दुनिया में आ रहा है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना भी होगा, खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाना होगा। हर कोई ये कहता नजर आता है कि मौत एक तल्ख हकीकत है, लेकिन अमलन अगर देखा जाए तो ना सिर्फ अपने फराइज से कोताही का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि करप्शन का बाजार गर्म करके माफियाज के हाथ मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। खुद एहतसाबी की अशद जरूरत है, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।